हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स करनी है। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं क्या और हम किस तरह से इसकी तरफ रीच आउट होते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। सो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ करना होता है, कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री लेनी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ ईजी वर्ड्स में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? हम इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप x की वैल्यूज को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ठीक। y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि y की वैल्यू x पे बेस कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। यानी x को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो और y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन आप y को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें तो हम इजीली ले सकते हैं। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसका थर्ड भी कर सकते हैं और हम इसके nth डेरिवेटिव तक भी जा सकते हैं। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के लिए आपके पास आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी आता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आता है, डिपेंडेंट भी आता है और उसके वेरियस डेरिवेटिव्स भी आते हैं। सो ये सारी चीजें मिला के आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें दैट व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रिलेशन बिटवीन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उस वक्त होती है कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, उसमें इंडिपेंडेंट भी हो और उसके वेरियस डेरिवेटिव्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो आप लोगों के पास फर्दर सब डिवाइड होती हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जाएंगे तो उस वक्त आप मुझे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि पीडीज क्या होती हैं एक्चुअली और पीडीज कहते किसे हैं, हम पीडीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम ओडीज पे बात करते हैं जिसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त ऑर्डिनरी कहलाती है जब उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके पास एक या एक से ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ठीक है। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कह सकते हो कि वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेरे पास एक एग्जांपल है दैट dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, राइट। अब इसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज वाई, ठीक है। यानी ये आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज एक्स। तो इसमें हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, dy by dt प्लस dx by dt which is equals to sin of t। अब इस केस में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है और वो एक है, और अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो वो हमारे पास दो हैं यानी x और y। सो हमारे पास इस केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये फर्दर सब डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट कहलाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम
और सेकंड कहलाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये इनिशियल और बाउंड्री को हम कैसे जो है वो कह सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियल है और बाउंड्री है। जब भी आपके पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन दी जाती है तो उसके साथ आपको कुछ कंडीशंस भी दी जाती हैं। वो कंडीशन से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर इसकी जो कंडीशन है वो इनिशियल है, इनिशियल कंडीशंस हैं, या इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। सो उस बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक लिमिट गिवन है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब इसकी जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0, उसको मैं कह देती हूँ कि वो मेरे पास a है, या हम कह देते हैं कि ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और ये जो 3 है ये आपका बाउंड्री पे है, यानी एंड पॉइंट है 3 है। अब अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंडीशन जो दी जाती है वो अगर 0 पे दी जाए, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन है, चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन है, चाहे वो थर्ड डेरिवेटिव की कंडीशन है, जिसकी भी कंडीशन है, अगर वो आपको फर्स्ट यानी इनिशियल पॉइंट पे दी जाती है तो हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कि वो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। दूसरा केस हमारे पास होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास जो भी कंडीशन आपको बाउंड्री पे दी जाती है वो आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि बाउंड्री वैल्यू के केस में आपके पास जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो उसके साथ आपको दो कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, यानी एक आपको इनिशियल पॉइंट पे दी जाती है और दूसरी आपको बाउंड्री पे दी जाती है, ठीक है। सो बाउंड्री के केस में हमारे पास दोनों कंडीशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट इनिशियल के केस में आपको हमेशा जो कंडीशंस दी जाएंगी वो इनिशियल पॉइंट पे ही दी जाएंगी। सो अब जो हम चीज स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखते हुए। अब हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे, बाउंड्री वैल्यू के भी होते हैं बट वो आपके कोर्स में नहीं शामिल, इसलिए हम उसको स्किप करें, हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही जाएंगे। अब जो हम इसके अंदर मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज आयलर मेथड, इसको आयलर मेथड भी कहा जाता है और इसको यूलर्स मेथड भी कहा जाता है, सो व्हाटएवर यू लाइक यू कॉल इट। सेकंड मेथड हमारे पास होता है RK4 मेथड, इसको हम रंगे कट्टा मेथड बोलते हैं। सो अभी हम लोग फिलहाल आयलर मेथड पे जा रहे हैं, इसका हम वर्किंग रूल देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ कंपैरिजन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे RK4 मेथड। सो इनके हाँ कौन सा मेथड स्टेबल है, कौन सा इतना स्टेबल नहीं है, इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। सो आयलर मेथड है क्या? सबसे पहले हम आयलर मेथड के लिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि आयलर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ कर रही हूँ, एक ग्राफ जो है ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप उसको समझ जाएं। हमारे पास एक कर्व है, दिस इज अ कर्व, और ये मेरे पास एक एक्चुअल कर्व है और इसको मैं कह देती हूँ कि दिस इज नेम दे दिया दैट y इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x है, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। इस कर्व की मैंने पार्टीशन कर ली है, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स में मैं इसको इसकी पार्टीशन कर लेती हूँ। दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। इसी तरह से अगर हम बात करें तो दिस इज y0, y1, y2, y3 एंड y4, ठीक। और यहाँ पर जो आपके पास चेंज आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास चेंज इन x है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास डेल्टा x है, राइट। अब यहाँ पर आपको कहते क्या है, द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज आयलर मेथड। आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर ओडी को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए मेथड यूज होता है वो है आयलर मेथड। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर ओडी को लिखना चाहें जनरल फॉर्मेट में तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखते हो दैट dy by dx इज इक्वल टू fx, y, ठीक है, यानी ये आपके पास एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर ओडी है जिसको आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगी? अब यहाँ पे मैंने ये कर्व लिया है, इसको मैंने एक नाम दिया है, सो इसको मैं यूज करूंगी एज एन सिंबल दैट y इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x। अब ये दो चीजें मेरे पास आ गई हैं, यानी ये जो है ये आपके पास सोल्यूशन है आपके फर्स्ट ऑर्डर ओडी का, जो कि आप लोगों ने जनरल फॉर्म में लिखा है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, हम रिलेशन देखते हैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है। सो इनके दरमियान में रिलेशन की बात करें तो आपके पास है डेल वाई। डेल वाई हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वाई, ये वाली जो चीज आप लोगों के पास इन्वॉल्व हो रही है। देन डेल एक्स क्या है? चेंज इन एक्स, ये वाली जो चीज आपके पास इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x, सो वो भी आपके पास चीज इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद आपके पास आता है स्लोप। स्लोप क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऐसी सरफेस जो एक एंड से हायर हो और एक
एंड से जो है वो कम हो, यानी ऊपर से डाउन की तरफ आ रही हो, जैसे कि ये आपके पास कर्व इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज डेल वाई, दिस इज डेल एक्स, और ये जो आपके पास टेंजेंट थीटा और स्लोप है ये बेसिकली मिलके बना देते हैं आपके पास एक डेरिवेटिव। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, ये ऑलरेडी चीज हम लोग पहले पिछले मेथड्स में डिस्कस करके आए हैं। सो अब ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम लोग स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे लेके जाएंगे, यानी x नॉट y नॉट के पॉइंट में, और अपने फॉर्मूला को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो अब मैं इस चीज को चूज कर रही हूँ जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को आप लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर मेरे पास था dy बाई डी एक्स, और इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। सो मैंने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पर x नॉट पॉइंट ले लिया है और यहाँ पर y नॉट पॉइंट ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया है। अब आपको पता है कि डेल y क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इंटरपोलेशन में। सो डेल y आपके पास चेंज है y में, सो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? y1 माइनस y नॉट, ठीक है। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, y1 माइनस वाई नॉट आ गया विच इज इक्वल्स टू डेल एक्स एज इट इज है, और ये ऐसे ही हमने नीचे उतार लिया। अब सिंपली y नॉट को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस डेल एक्स एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, राइट। अब यहाँ से ये जो आपके पास आ चुकी है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करना आसान हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी होती हैं। सो आइट्रेशंस के लिए हम लोगों ने n को भी इन्वॉल्व करना होता है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी आइट्रेशंस कितनी आ रही हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे h से। h आपके पास स्टेप साइज होता है, और स्टेप साइज को आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि x की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करके आप लोग स्टेप साइज अपना कैलकुलेट करते हो। और डेल एक्स भी बेसिकली क्या होता है कि आपके पास चेंज इन एक्स होता है। सो डेल एक्स लो एच लो बात एक ही है। सो मैंने यहाँ पे डेल एक्स को एच से रिप्लेस किया है। अगर आप में से कोई इसको डेल एक्स रहने देना चाहता है तो वो रख सकता है, ओके लेकिन फॉर्मूला उनके लिए सेम ही होगा। तो सिंपली यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे एच रिप्लेस हो गया है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आया है फॉर द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट की रिस्पेक्ट से, उसको मैं जनरल फॉर्मूला के लिए चेंज करूंगी। सो यहाँ पर मेरे पास है वाई एन, दिस इज वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एंड वाई एन माइनस वन। ये अब आपके पास एक आयलर मेथड का जनरल फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला कहीं पे इस तरह से भी देखने को मिलेगा, वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है। सो इस केस में ये जो फॉर्मूला है आप ये भी यूज कर सकते हो, बट इस केस में अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको स्टार्टिंग के लिए एन को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इस केस में आपको एन इज इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यूज दी जाती हैं और एन इज इक्वल्स टू 1 से आप लोग कंटिन्यू करते हो। तो मैं फिलहाल यही फॉर्मूला यूज करूंगी। अगर आप में से कोई ये यूज करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि एन की फर्स्ट वैल्यू आपने क्या रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो फर्स्ट चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक। दूसरी चीज आप लोगों ने ये देखनी है कि आपने इनिशियल गेसेस लेने हैं। अब इनिशियल गेसेस जो पीछे आप लोगों को या तो दिए जाते थे, अगर नहीं दिए जाते थे तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते थे, आपको क्राइटेरियाज मैंने बताए हुए थे। इस केस में आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, और जो आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी वहां से आपने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये हम अब एग्जांपल में देखेंगे कि आपने इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज चूज एन, एन को आपने चूज करना है। अगर एन नहीं गिवन तो वो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे चूज करना है, और अगर आपको दिया जाता है तो फिर आपने वही यूज करना है। उसके बाद एच की वैल्यू आपको दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती तो आपने इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें आपके पास बी भी होगा, ए भी होगा और एन भी होगा, ठीक है। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एन वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3। एक्स एन की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपने उसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी है जो इंटरपोलेशन के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। सो इंटरपोलेशन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स नॉट एक्स वन को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास था एक्स नॉट प्लस एन एच, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू को आप वेरी कराते थे। x2 को अगर आपने करना है तो x नॉट प्लस 2h, इस तरह से अगर 3 को आपने फाइंड आउट करना है तो x नॉट प्लस 3h। इसी फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग x n की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे।
उसके बाद आपने इवेलुएट करना है वाई एन के लिए और बाय यूजिंग द आयलर फार्मूला, और आयलर फार्मूला हमारे पास क्या था, दैट वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन एन वाई एन माइनस वन। सो इससे हम यूज करके अपनी आइट्रेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल को आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखोगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दी जाती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको नहीं दी जाती तो इसमें क्राइटेरिया होता है, उसी तरह से आपने जो है ना वो चीज़ों को चूज़ करना होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने आयलर मेथड को यूज़ करना है टू अप्रोक्सीमेट द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको एक n की वैल्यू दे दी गई है जो कि 10 है, और इसके अलावा उसको आपको बताया गया है कि आपका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन है और आपने अपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन को एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। तो जब भी कंपैरिजन की बात करें तो ऑब्वियसली ये डील कर रहा होता है आपके एरर को, यानी आपने एरर को फाइंड आउट करना होता है। सो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक लिमिट प्रोवाइड की गई है 0 से लेके 2 तक। ठीक, सो 0 से 2 तक जो आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है, इससे आप इजीली गेस कर सकते हो कि आपको जो कंडीशन गिवन है वो इनिशियल है या नहीं है। सो अब पहला पॉइंट आपके पास 0 है और आपको 0 पे कंडीशन दी गई है। सो यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाना चाहिए कि ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है। सो यहाँ से आपकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी कि हाँ भाई ये इनिशियल कंडीशन है, अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पे आयलर मेथड लगाना है, फिर हमने न्यूमेरिकल इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन में, और वहां से हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करके इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन भी करना है। तो फर्स्ट थिंग, जो फार्मूला है हमारे पास वो इस फॉर्मेट में होता है। सो आपके लिए ये बेहतर है कि आपको अगर इस फॉर्म में दिया गई है डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको इस तरह से लिखो, ताकि आप जब आगे फार्मूला में उसको रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को तो आपको ज्यादा इशू ना हो। ये अब आप लोगों के पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ मैंने उसको इस फॉर्मेट में चेंज किया है। सेकेंडली, आपको n की वैल्यू दी गई है और आपने h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू थी, फॉर्मूला था b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो आपको ये जो लिमिट दी जाती है इस तरह वाली, इस लिमिट में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो b होती है, और n आपको दिया गया है। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले में अपने वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टेप साइज है वो आपके पास आ गया है, विच इज 0.2। तो आपने जाना है 0 से लेके 2 तक, और इसमें जो स्टेप साइज आप लोग लेंगे वो लेंगे 0.2 का। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों को 10 टाइम्स अपना आयलर मेथड यानी आयलर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपने इस लिमिट को रीच करना है और आप अपने सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, n10 आपकी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद आता है आपका जो इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है, वहां से हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास ये जो दिया गए हैं वेरिएबल्स वो y और t की फॉर्म में है, तो हम y और t की फॉर्म में ही इसको लेके चलेंगे, x को हम यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन दी गई है, दिस इज बेसिकली इन दिस फॉर्म y of t is equals to 0.5। तो यहाँ से आपके पास t नॉट आ जाएगा 0 एंड y नॉट आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, सो इस तरह से आपने इनिशियल गैसेस जो इनिशियल कंडीशन है उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, आपने अपनी मर्जी से चूज नहीं करने। और इन मेथड्स में आपको ऑब्वियसली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इनिशियल कंडीशन हमेशा दी जाएगी, तो आपने इनिशियल कंडीशन में ही इनिशियल गैसेस को उठाना है, अपनी मर्जी से आप नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद हमारे पास ये एक टेबल है। टेबल में ये आपके पास n की वैल्यूज हैं। n की वैल्यूज ये आपको 1 से लेके 10 तक थी तो वो दी गई हैं। tn ये वो वैल्यूज हैं जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने आपसे कहा था कि xn की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, जो इंटरपोलेशन में हमने फॉर्मूलाज यूज किए थे। yn हमारे पास वो वैल्यूज होंगी जो हम लोग आयलर मेथड से फाइंड आउट करेंगे। y ऑफ tn ये जो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज एरर, ये आपके पास एग्जैक्ट है, n माइनस योर आयलर, उसको करके हम लोग अपना एरर फाइंड आउट करेंगे। सो n इज इक्वल्स टू 0 पे आपके पास इनिशियल गैसेस थे, t नॉट 0 है, y नॉट 0.5 है। तो यहाँ से हम लोगों ने आगे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, अभी हम करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी tn की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। t1 के लिए t नॉट प्लस h है, 0.2 आ गया। t2 के लिए आपके पास t नॉट प्लस 2h है, t3 के लिए t नॉट प्लस 3h है, एंड अप टू सो ऑन हमने सारी वैल्यूज जो है इसके लिए फाइंड आउट कर ली हैं। आपके पास जो लिमिट गिवन थी वो आपको 0 से लेकर 2 तक की गिवन थी। सो यहाँ पर जो इनिशियल था वो आपके पास 0 है और फाइनल आपके पास 2 है।
तो आपने ये वैल्यूज ठीक कैलकुलेट की हैं या नहीं। तो ये इसको चेक करने का तरीका है कि जो आपको लिमिट दी जाती है उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो लाजमी मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशंस ठीक है, अगर वो मैच नहीं होता इट्स मीन कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है। अब हम लोग चलते हैं इस वाले कॉलम की तरफ, और इस कॉलम को फिलअप करने के लिए हम लोग लगाएंगे आयलर मेथड। ठीक है, सो आयलर मेथड के लिए मैं आपको दो करके बता दूंगी आइटरेशंस, बाकी मैंने डायरेक्ट वैल्यूज डाली हैं वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। सो आपके पास आयलर फॉर्मूला है ये वाला, दिस वन। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 के केस में हमारे पास वैल्यूज थी, तो अब जो हमने स्टार्ट करना है वो n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे आप इस फॉर्मूले के अंदर, जहां जहां पे n है वहां वहां पे आपने 1 को रिप्लेस कर देना है। 1 को रिप्लेस करने से आपके पास यहाँ पे y1, यहाँ पे y0, यहाँ पे y0 और यहाँ पे t0 आ जाएगा। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को अब आप लोगों ने करना ये है कि इनमें अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए y0 0.5 था और h आपके पास 0.2 था। अब ये वाली जो चीज लिखी है दिस इज बेसिकली आर मेन ओडी जो आपको दी गई थी, जो थी आपके पास y माइनस टी नॉट सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1। आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी रख सकते हैं, बट स्टूडेंट्स इसमें हमेशा गलती करते हैं, वो ओडीज उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसकी जगह पे कौन सी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। वो सिंपली इसी में एफ ऑफ वाई नॉट टी नॉट में डायरेक्टली वैल्यूज रख देते हैं और फिर वो नहीं चेंज कर पाते। सो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप इस तरह से अपनी ओडी को चेंज कर लिया करें, जो आपके जो ओडी आपके पास गिवन है उसको लिख लिया करें, उसके बाद वैल्यूज को रिप्लेस किया करें। उस केस में गलती के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, सो जहां पे टी नॉट था वहां पे 0 रखा, जहां पे वाई नॉट था वहां पे 0.5 रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई है 0.8। दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। अब मैं n इज इक्वल्स टू 2 के लिए जाऊंगी। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो मेरे पास जनरल फार्मूला था वहां पे मैंने n को 2 रखा है। n को 2 रखने से मेरे पास यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, यहाँ पे y1 और यहाँ पे t1 आ गया। ठीक है, तो सिंपली आपने y1 की जगह पे जो प्रीवियस वैल्यू y1 की फाइंड आउट की थी हमने वो यहाँ पर रिप्लेस की है, यहाँ पे h को रिप्लेस किया है और यहाँ पर जो हमारे पास मेन ओडी थी उसको मैंने फंक्शन के लिए दोबारा फंक्शन की जगह पे लिख दिया है। ठीक, उसके बाद आप लोग इसके अंदर भी अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे। वैल्यूज को चेंज करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y2। अब ये सारी वैल्यूज आपने इसी तरह से फाइंड आउट करनी है। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, फॉर 4, फॉर 5, 6, 7, 8, 9, 10। n हमें कितना गिवन था, 10 गिवन था। अब ये जो दो स्टेप्स मैंने जो है वो कंप्लीट किए हैं, बाकी मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। सो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर्स इस तरह से नहीं लिखने हैं, आप लोगों ने प्रॉपर स्टेप्स करके मुझे दिखाने हैं। सो n इज इक्वल्स टू 10, 10 तक जाना था तो हमने n 10 तक की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं और ये 4 डेसिमल राउंडिंग तक की वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ तक अब आपका आयलर मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर हमसे उन्होंने कंपैरिजन का ना कहा जाता तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते, बट उन्होंने हमें कंपैरिजन का कहा हुआ है इसलिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन था। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हमने t की वैल्यूज को चेंज करना है और t की वैल्यूज को चेंज करने के बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम t नॉट रखेंगे इसकी जगह पे, जहां जहां पे t था वहां पे t नॉट को रिप्लेस करेंगे और t नॉट की वैल्यू फर्स्ट 0 थी, वहां से हमने वैल्यू निकाल ली 0.5। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने t1 की निकालनी है। t1 जो है वो आप लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, सिंपली आपने वहां पे 0.2 रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे विच इज 0.8293 समथिंग। ठीक है, इसी तरह से t2, t3, t4, t5 ये निकाल ली, देन t6, t7, t8, t9, t10 ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। वैल्यूज आप इसकी जगह पे रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है इसको रखते हैं हम टेबल के अंदर। ठीक है, अब टेबल जो है वो आपके पास ये मौजूद है, ये हमारे पास n की वैल्यूज हैं, ये आपके पास tn की वैल्यूज हैं, ये आपके पास yn की वैल्यूज हैं और ये जितनी भी yn की वैल्यूज हैं ये हमने आयलर मेथड से फाइंड आउट की थी और ये आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन से फाइंड की हुई वैल्यूज हैं। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एरर। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सॉरी जो आयलर की वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट करना है एग्जैक्ट वैल्यू में से,
तो यहाँ पर 0.5 था, हमने 0.5 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया है 0। ठीक है, इसी तरह से y ऑफ t1 था, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 0.8 से तो आपके पास आ गया 0.0293। सिमिलरली 1.2141 है, इसको आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से सारी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे एरर को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज को नोटिस करें तो हमारे पास जो फर्स्ट का एरर आया था वो 0 था, देन नेक्स्ट का जो एरर आया है वो 0.2 है, देन 0.06 है, देन 0.09 और इस तरह से आपका एरर इंक्रीज होता जा रहा है। यानी 0 से टोटली 0.4 आपके पास जैसे स्टेप्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे आइटरेशंस आप परफॉर्म करते जा रहे हैं उसी तरह से आपका एरर भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा तो न्यूमेरिकल मेथड को लगाने का पर्पस यही है कि आपका जो एरर है वो इतना इंक्रीज ना हो, वो रिड्यूस हो। सो इसमें ये चीज आप लोगों के पास एक ड्रॉबैक के तौर पे आती है। सो आइलैंड मेथड में हमारे पास कुछ ट्रिक होती है जिसको फॉलो करके हम अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एज अ होल इसको एक स्टेबल मेथड कंसिडर नहीं किया जाता, इसी वजह से कि इसमें एरर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आपको कहा गया है कि आपने फाइंड करना है y 2.2 और बाय यूजिंग द आयलर मेथड फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है और साथ में आपको वो दिया गया है y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, एक इनिशियल कंडीशन दी गई है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसमें अब आपको ना n की वैल्यू दी गई है ना h की वैल्यू दी गई है। अब आपको जो कंडीशन दी गई है आप लोग कैसे चेक करोगे कि वो इनिशियल कंडीशन है या नहीं है। सो उस केस में अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है जिसपे आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली जब आपको एक पॉइंट दिया गया है 2.2 और कंडीशन आपको 2 पे गिवन है तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये जो कंडीशन है वो आपके पास इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो अब आपने 2 से लेके 2.2 तक जाना है। अब आपको n की वैल्यू नहीं दी गई, n की वैल्यू भी आपने चूज करनी है और h की वैल्यू भी चूज करनी है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है कि आयलर मेथड के केस में आपका स्टेप साइज जितना छोटा होता है उतना ही आपका एरर भी कम होता है। अगर आप स्टेप साइज ज्यादा लेते हो तो आपका एरर भी इंक्रीज होता चला जाता है। जिस तरह से पीछे हमने 0.2 स्टेप साइज लिया है तो आपका एरर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम स्टेप साइज छोटा लेते तो हमारा एरर जो है वो कंट्रोल्ड रहता और शायद वो इतना ज्यादा इंक्रीज ना होता। अब यहाँ पर बात आती है कि हम एन को कैसे चूज करते हैं। अब n को आपकी मर्जी है, आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इवन n को आप 10 भी रख सकते हो। लेकिन n को आप जितना भी रखोगे आपको आइटरेशंस उतनी ही परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो n को अगर आप ज्यादा रखोगे तो आपका स्टेप साइज छोटा हो जाएगा और अगर आपका स्टेप साइज छोटा हो जाएगा तो आपके पास एरर कंट्रोल होगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। जब हम यहाँ पर अब आप लोगों ने ऑब्वियसली पेपर के ऊपर बाय हैंड कैलकुलेशंस करनी है। उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि n अगर आपको नहीं गिवन तो n को आप छोटा लेके चलो। n को आप छोटा लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ आइटरेशंस कम होंगी। बट अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, कोई भी पेपर लिख रहे हो, उसमें ये चीज आप लोगों को जहन में रखनी है कि अगर आपने आयलर मेथड का एरर कंट्रोल करना है तो आपको आपका जो n है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। यानी 10 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें और कोडिंग के थ्रू आप उसमें सॉल्व करते हो तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप उसमें एरर को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको n को ज्यादा ही लेना पड़ेगा ताकि आपका जो स्टेप साइज है वो छोटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से अपनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करती हूँ। x नॉट मेरे पास 2 आ गया है और y नॉट मेरे पास 1 आ गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर n को लिया है 4। अब आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। अब मैंने 4 लिया है, 4 की रिस्पेक्ट से मैं अपना स्टेप साइज लूंगी तो मेरे पास जो स्टेप साइज बनता है वो 0.05 बनता है। अब इस केस में मेरे पास जो a है वो 2 है और b मेरे पास है 2.2। उस रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ से h की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं आपके टेबल की। टेबल में मेरे पास n की ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और यहाँ से 0 पॉइंट पे मुझे x नॉट की वैल्यू भी दी गई थी और y1 की वैल्यू भी दी गई थी। और यहाँ से xn की जो वैल्यूज हैं ये सारी आपने कैलकुलेट कर लेनी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, x2 की भी, x3 की भी और x4 की भी। और yn की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग द आयलर फार्मूला। ठीक है,
अब इस केस में हमें एरर फाइंड आउट करने का नहीं कहा गया, कंपैरिजन का नहीं कहा गया, तो हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने इसके ऊपर आयलर मेथड ही लगाना है और हम अपने मेथड को फिनिश करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयलर फार्मूला में आप n को उसी तरह से 1 पुट करेंगे। जब आप n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास y1 y0 h f of x0 एंड y0 आ जाएगा। उसी तरह से आपने यहाँ पर पहले अपने ओडी को लिखना है, उसको कन्वर्ट करना है x0 y0 पॉइंट में, और इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके अपने y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज 0.9। सेम फॉर n2 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला में n को 2 रिप्लेस किया, y2 आ गया y1, और इसी तरह से आपने सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और सिंप्लीफाई करके आप इसको y2 में चेंज करोगे। देन n3 आता है हमारे पास। n3 के केस में सिंपली आपने मेन फार्मूला में जब 3 को पुट करेंगे तो y3 y2 x2 एंड y2 यानी x2 और y2 पॉइंट्स आ जाएंगे। उनको आपने रिप्लेस करना है, इनकी जगह पे रिप्लेस करके आप इसको फाइनली यहाँ पर लिखेंगे तो y3। ये वही प्रोसीजर है जो कंटिन्यू है, आपने उसी को रखना है और अपनी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। इसी तरह से n4 को रख के मैंने y4 की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ दिस इज माय टेबल। ये ऑलरेडी हम 2 पहले कॉलम्स बना चुके थे, 2 कॉलम्स हम पहले बना चुके थे और ये हमने आयलर मेथड से किया है। आप जब फाइंड आउट कर लें सारी वैल्यूज को तो इस तरह टेबल में इसको लिख दिया करें। इसके लिए आयलर मेथड के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप टेबल जरूर बनाएं। टेबल बनाएंगे तो आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे। टेबल उसके बाद आते हैं जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। पहला एडवांटेज है सिंपल और डायरेक्ट मेथड है, आपको कोई डेरिवेटिव की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप सिंपली इसको लेके प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड, इसका सबसे मजे का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन लीनियर आईवीपीस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज नॉन लीनियर जो आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफिकल्ट होती हैं हैंडल करने, बट आप आयलर मेथड को उस पर भी लेके जा सकते हो। देन डिसएडवांटेजेस आते हैं। फर्स्ट, लेस एक्यूरेट एंड न्यूमेरिकली अनस्टेबल। वही बात है कि अगर आप एन जो है वो बड़ा लेते हो तो आपके पास आइट्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, आपकी टाइम कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है कंप्यूटर की। सो ये उस लिहाज से आपके पास एक लेस एक्यूरेट है। सेकंड पॉइंट इज ये दैट कि अप्रोक्सीमेशन एरर इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेप साइज। आपका जो एरर है वो स्टेप साइज के प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्टेप साइज बड़ा होगा उतना एरर आपके पास ज्यादा होगा, जितना स्टेप साइज छोटा होगा उतना ही एरर आपके पास कम होगा। सो गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप लोग जितना स्मॉल एच लेंगे उतना ही आपका एक्यूरेट आंसर एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।